तो वहाँ भी कितनी सारी ऐसी बातें आती हैं। कभी-कभी उम, मनुष्य का जो मन है, एक माइंड है, स्टक हो जाता है कि क्या हम इसके लिए निर्णय दें? कैसे हम इसको हैंडल करें? और यहाँ वहाँ तो कैसे चल जाता है, भई कोई चीज़ सहन नहीं होती है तो गुस्सा कर लो, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो थोड़ा-सा शाउटिंग कर लो, कुछ कह दो और अपने आप को वहाँ से निकाल लो, मतलब चल जाता है। परंतु इतनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन का जब कोई व्यक्ति हेड होता है, तो उसको हर चीज़ को बहुत ही शालीनता से, बहुत ही प्रॉपर ढंग से फेस करना पड़ता है और किसी चीज़ को वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। हर चीज़ को उनको निर्णय भी देना पड़ता है, उसी समय उसको सॉल्यूशन देना पड़ता है। कोई लोग सामने खड़े हो जाते हैं और ऐसे लगातार चीज़ें चलती रहती थी। जैसे दादी दिन भर चाहे आंगन में बैठी हो, चाहे कई बार तो दादी भोजन कर रहे हैं और भोजन पर ही कोई ऐसे आ जाते थे दौड़े-दौड़े या कभी-कभी फ़ोन आ जाते थे कि फलानी जगह फलानी बात हो गई है। तो हम देखते थे दादी इतनी एवर रेडी रहती थी, जैसे कि फुल टाइम जैसे उस उन उनके इंटेलेक्ट से वो दादी बाबा से कनेक्ट रहती थी और उनको जैसे वरदान था कि किसी भी चीज़ का हल जैसे उनके जिह्वा पे ही रखा रहता था। कभी-कभी तो मतलब हमको मिरेकल जैसा लगता था। ये जैसे जादू जैसा हो गया। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक बार की बात है, शांतिवन में बाबा का सीज़न शुरू हो गया था। मैं समझता हूँ पहला दूसरा ही साल होगा और शुरू-शुरू में शांतिवन में इतना एक्कोमोडेशन नहीं था। आप देखते हैं वहाँ पर कुछ हॉल है जो जिसको क्या कहेंगे, ज्ञान गंगा कॉलोनी, ब्रह्मपुत्रा कॉलोनी ऐसे नाम दिए हुए हैं। वहाँ लगभग 80 80-85 जितने हॉल बने हुए हैं। वही हॉल एक्कोमोडेशन के लिए थे। ये डायमंड हाउस, न्यू डायमंड हाउस, ओल्ड डायमंड हाउस, ट्रेनिंग सेंटर, मनमोहिनी वन, ये सब शुरू-शुरू में नहीं था। ये थोड़ा बाद में बना और ये थोड़ा अच्छा बना है। थोड़ा कन्वीनिएंट है, कम बेड वाले रूम्स इसमें हैं। और वो जो हॉल थे, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग, मैं कहूँगा 150, 200 या इससे भी ज़्यादा लोग एक साथ मतलब डॉर्मेट्री जैसे रहते थे। और कुछ खास थोड़े बहुत वीआईपीज़ के पर्पज़ से हर हॉल के पीछे एक-एक वीआईपी रूम बना हुआ था। मतलब बहुत ही कम, बहुत ही सिलेक्टिव। तो उस समय पार्टी भी कितनी आती थी? कम आती थी। 8, 9, 10 हज़ार ऐसे 25,000 वगैरह शुरू-शुरू में नहीं आते थे, शुरू में थोड़े। पर उतने भी अकोमोडेशन के हिसाब से कभी-कभी दिक्कत हो जाती थी। एक बार की बात है, मुझे याद है, शायद पहला या दूसरा ही सीज़न होगा शांतिवन का और हमेशा लास्ट टर्न में ही थोड़ी संख्या ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे ही मैं समझता हूँ 10-11 हज़ार या 12 हज़ार संख्या हो गई थी और जो एक्कोमोडेशन के निमित्त भाई थे, उस समय रामश्लोक भाई थे, वो दादी जी के पास गए, दादी जी को बताया कि दादी जी उसमें क्या था, वो जो हॉल मैं बता रहा था, उसमें कुछ-कुछ हॉल में थोड़ा वीआईपी के हिसाब से कॉट्स लगाए हुए थे, खटिया लगाई हुई थी और ज़्यादातर हॉल में पट मतलब एकदम फ्लोर पे ही गद्दियाँ डाल कर के सोते थे लोग। तो दादी जी को उन्होंने बताया कि आजकल सब लोग, सारी टीचर बहनें अपने-अपने स्टूडेंट्स के लिए डिमांड करती है कि नहीं-नहीं ये तो अच्छे घर के हैं, ये वीआईपी हैं, ये थोड़े बड़े हैं, इनका इनके लिए अकोमोडेशन थोड़ा अच्छा वाला दीजिए, खटिया वाला दीजिए। अब जो है उसमें से ही बेस्ट डिमांड करते थे। तो जगह ही नहीं थी। फुल हो गए थे सारे हॉल और पार्टी आना शुरू थी और उसने दादी जी को अपनी प्रॉब्लम सुना दी। सुबह-सुबह जाकर के दादी जी क्लास में आ रहे थे मुरली सुनाने के लिए और कहा कि दादी जी यहाँ अभी तो मेरे पास जगह ही नहीं है, कहाँ मैं लोगों को रखूँ? शायद मुझे टेंट लगाना पड़ेगा, पैसेजेस में टेंट लगा के सबको रुकाना पड़ेगा। दादी जी ने सुन ली बात और
और अच्छा, अच्छा ठीक है करके दादी जी मुरली सुनाने चले गए। और मुरली सुनाते-सुनाते पता नहीं ड्रामानुसार मुरली में कुछ इस तरह से पॉइंट आए थे जो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, जो फिर सतयुग में जो नारायण होते हैं, श्री नारायण, उनकी जो लक्ष्मी होती है उसको उसको कहते हैं पट रानी, है ना? जो उनकी मतलब वैसे तो ये शब्द शायद बाद में आया होगा, परंतु जो विशेष रानी होती है उसको पटरानी कहते हैं। तो एक शब्द ये भी होता है, महारानी को पटरानी भी कहा जाता है। तो ऐसा कुछ शब्द मुरली में आया और उसी समय दादी जी ने उस चीज़ को थोड़ा इस तरह से क्लास में बताया कि अच्छा आप लोगों में से हाथ उठाइए कि कौन है जो यहाँ सभा में बैठे हुए हैं और वो खटिया पे सो रहे हैं और कौन है जो पट में सो रहे हैं। जो फ्लोर पे सोते हैं उसको पट बोलते हैं। तो सभी ने बड़े खुशी-खुशी से हाथ उठाए क्योंकि दादी जी का मुरली सुनाने का ढंग ऐसा था कि बहुत सामने वालों को इंटॉक्सिकेटेड कर देती थी दादी, बहुत नशे में चढ़ा देती थी और लोग बहुत भाव विभोर हो जाते थे। तो दादी जी ने पूछा और सबने अपना जैसे थे हाथ उठाया कि हम खटिया पे सो रहे हैं, हम पट में सो रहे हैं। तो दादी जी ने फिर उस पॉइंट को इस तरह से सुनाया क्लास में कि दादी जी का जैसे स्टाइल होता था, कई लोग जानते हैं, वीडियो में भी आजकल देखते हैं। दादी जी कहती थी, "अरे! जो खटिया पे सोते हैं, वो तो पटरानी कहाँ से बनेंगे? वो खटरानी तो होती नहीं, होती तो पटरानी है।" तो जो पट पे सो रहे हैं, वो ज़रूर पटरानी बनेंगी और जो खट पे सो रहे हैं, उनका तो नंबर कैसे लगेगा? खटरानी कहाँ से लाएँगे? होती तो पटरानी ही है। तो इस तरह से मतलब दादी ने इतना रोमांचित ढंग से खाली उस पॉइंट को इस तरह से एक्सप्लेन किया और दादी जी के मन में इंटेंशन था पर दादी जी ने उस तरह से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जगह की कमी है या कुछ, कुछ भी नहीं। और बस नॉर्मल ढंग से दादी जी ने उस बात को फिर खटरानी, पटरानी, पटरानी तो पटरानी बनना है तो जो पट पे सोते हैं तो वो पटरानी ज़रूर बनेंगे। इस तरह से थोड़ा-सा दादी ने मोटिवेट किया। और मिरेकल आप देखिए, मुरली क्लास के तुरंत बाद लोग अपनी टीचर को भी बिना पूछे कितने सारे जो खटिया पे सोते थे, वो जाके अकोमोडेशन ऑफिस के बाहर गए, वहाँ लाइन लग गई लंबी और वो सब लोग ये डिमांड करने लग गए कि भाई हमें खटिया नहीं चाहिए, हमें पट पे सोना है और हमें पट वाले रूम में जगह दो। तो वो अकोमोडेशन वाले भाई को मतलब उसी समय जो केयर टेकर भाई थे उनको बुला के कुछ हॉल में से खटिया निकाल करके वो हॉल भी पट वाले करने पड़ गए और उसमें फिर लोगों को पट वाला अकोमोडेशन मतलब इस तरह से सेट करना पड़ा। जिससे क्या हो गया क्योंकि आप जानते हैं रूम में जब खटिया लगती है तो खटिया की जगह एक लिमिटेड होती है और उसको आजू-बाजू भी स्पेस छोड़ना पड़ता है। पर जब पट बनाते हैं सीधा-सीधा, तो उसमें एक दूसरे को टच होके या थोड़े ही एकदम नॉमिनल डिस्टेंस रख के गद्दियाँ बिछा सकते हैं और ज़्यादा लोग, मैं समझता हूँ 3 गुना लोग उसके अंदर फिर वहाँ एक्कोमोडेट हो सकते हैं। तो इतना चुटकी में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक जैसे खेल-खेल में, हँसी-हँसी में। अभी आप इमेजिन कीजिए भई आप अपने घर में मानो मेहमान आ रहे हैं, इतने बड़े घर के आप मुखिया हो और कितना ऑब्वियस है थोड़ा-सा टेंस हो जावे व्यक्ति, है ना? हमारे जैसे को तो जो नॉर्मल लोग होते हैं ऑब्वियस है बिल्कुल कि थोड़ा-सा टेंशन आ जाएगा कि यार कैसे करें अभी? हुँ, कैसे मैनेज करें? इतने सारे लोग हैं, क्या घर में आए हुए मेहमानों को टेंट में सुलाएँ? क्या करें? कैसे करें? पर दादी जी लाइट, ऑलवेज़ लाइट क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में भी हमने सुना कि कैसे ब्रह्मा बाबा भी एकदम लाइट रहते थे। एक दिन ऐसा भी था जब यज्ञ के अंदर बाबा के घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। 11 बजे है घड़ी में, साढ़े 11 बजे है घड़ी में दिन के और यज्ञ के अंदर खाने के लिए भोजन का एक दाना नहीं। भंडारे वाली निमित्त बहन बाबा को बार-बार पूछती है कि बाबा क्या खिलाना है सबको? आज तो कुछ भंडारे में भोजन ही नहीं है। परंतु बाबा कितने निश्चिंत और बोले मेरा तो भंडारा है ही नहीं, मेरे बच्चे है ही नहीं, मेरा
मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो है शिव बाबा का है, जो बनाया, जो रचा है, सब शिव बाबा मालिक है, वो आप ही देख लेंगे। वो खुद उनको भी खाना हो, तो बच्चों को भी खिलाएँगे, खुद भी खाएँगे, नहीं तो खुद भी भूखे रहेंगे, बच्चे भी भूखे रहेंगे। मतलब इतना सहज भाव, इन चीज़ों को हमने दादियों से सुना है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा को तो देखने का मौका नहीं मिला, परंतु दादियों को अवश्य हमने नज़दीक से देखा है। हाँ, ये भी एक बात मैं आपको सुनाता हूँ कि काफ़ी साल पहले की बात है। जैसे दादी जी 18 जनवरी का समय आता था, ब्रह्मा बाबा के जैसे आज दादी जी का स्मृति दिवस है, 18 जनवरी का दिन आता था, तो दादी जी को बाबा के साथ की बहुत स्मृतियाँ इमर्ज हो जाती थी, अच्छी तरह से, और दादी जी एक अलग ही स्वरूप में हमको उस समय देखने को मिलती थी। तो उस समय जो भी सीनियर्स थे, जो भी बड़ी दादियाँ थी, 18 जनवरी के 4-5 दिन पहले से जैसे पूरा माहौल बन जाता था, एक तरह से, और सब लोग दादी जी या सारी ही बड़ी दादियाँ साकार बाबा के साथ के अनुभव सुनाते थे, साकार बाबा की बातें सुनाते थे, और इतना वो चीज़ एक वातावरण, वायुमंडल बन जाता था कि लोग जैसे उस समय में पहुँच जाते थे। क्योंकि दादियाँ सुनाते थे तो एकदम भाव विभोर होके, एकदम उस समय में पहुँच के, तो ऐसा लगता था सामने जैसे कोई फ़िल्म चल रही हो। हम जानते हैं मनोहर दादी जी भी थे, जिनकी विशेषता थी कि हिस्ट्री सुनाना उनकी विशेषता थी। ऐसे वर्णन करती थी, ऐसे सुनाती थी कि जैसे आपके सामने एक जैसे लाइव कोई अ, फ़िल्म आप इमेजिन कर सकते हो। एक तो उनके बोलने का ढंग भी वैसा, और उनको याद भी सारी बातें थी। बहुत एक्यूरेट ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से वो सुनाती थी, और बड़ी दादी का अपना तरीका था। तो 18 जनवरी का ही समय था, और ऐसे ही साकार बाबा की बातें चल रही थी। सभी बड़े लोग ऐसी बातें सुनाते जा रहे थे। क्लासेस सुबह-शाम चल रहे थे। तो वैसे तो ये सुनाने के पीछे हेतु ये होता है, वैसे तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि निराकार शिव बाबा को याद करना है, और उनकी याद से ही हम सत्व प्रधान, आज की मुरली में भी था कि बाबा की याद से ही हम सत्व प्रधान बनेंगे। एक तो पवित्र बनना, और दूसरा शिव बाबा को याद करना। ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परंतु जो हम जैसे साकार बाबा मम्मा के अनुभव सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके लिए तो शिव बाबा ने कह रखा है कि फॉलो फादर एंड मदर, क्योंकि वो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ही दादियों के भी हम अनुभव बड़ों के सुनते हैं, तो इसके पीछे ये नहीं इंटेंशन कि हम उनके कुछ भक्त टाइप के बन जाएँ, परंतु उन्होंने जो किया, उन्होंने जिस तरीके से शिव बाबा को समझा, ब्रह्मा बाबा को समझा, और जिस तरह का अपने अंदर उन्होंने एक पुरुषार्थ के लिए एक माइंडसेट क्रिएट किया, अपनी स्थिति बनाई, वो हम कहीं न कहीं से कैच कर सके, उस चीज़ को समझ सके, मीन्स इंस्पिरेशन ले सके, इसलिए ये बातें हम सुनते हैं। तो ऐसी ही बात मैं सुना रहा था कि ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव दादी जी सुनाते थे, और मुझे वो चीज़ एक क्या कहेंगे, उल्टे तरीके से मेरे माइंड में सेट हो गई। वो तो इंस्पायर करने के लिए होते थे, सुनाते थे, परंतु मैंने उस चीज़ को इस तरह से सुन लिया, समझ लिया कि एक एक मन में गलत चीज़ बिठा ली, बैठ गई मेरे, मैंने कुछ ऐसे डेलिबरेटली नहीं किया कि इस जीवन का क्या फ़ायदा? अगर जैसे ब्राह्मण बन गए और मम्मा को भी नहीं देखा, बाबा को भी नहीं देखा, एक क्या कहेंगे उसको, पैदा हुए लेकिन माँ-बाप को नहीं देखा। इस तरह की भावना जैसे मन में मेरे घर कर गई, और बड़ा सैड हो गया मैं, फिर उस चीज़ को मन से निकाल नहीं पाया, और इतना मेरे मन के अंदर वो चीज़ भर गई कि मेरे चेहरे पे वो चीज़ देखने लग गई। एक्चुअली तो लोगों को नशा चढ़ जाता था, खुशी होती थी कि ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं, ऐसी दादियाँ जिनका इतना त्याग, तपस्या, और इतनी अच्छी-अच्छी बातें सब सुन के। पर मेरे साथ वो चीज़ उस बार एकदम उल्टी हो गई थी, और बड़ी दादी जी की विशेषता थी
वो तो सबकी दिल जीतने में बहुत एक्सपर्ट थी। और दादी जी जैसे आते थे मुरली सुनाने के लिए, तो हमारी जैसे ड्यूटी थी तो हम ही दादी जी का वेलकम करते थे, दादी जी का स्वागत करते थे। एक फूल हम देते थे दादी जी को जैसे ही दादी कार से उतरती थी, तो बड़ी स्माइल के साथ में और खुशी होती थी कि दादी जी आए। दादी जी को देखे बिना तो दिन ही नहीं शुरू होता था हमारा। तो उस दिन वो सैडनेस मेरे चेहरे पे दादी जी ने देख ली। दादी जी ने देख लिया कि इसके मन में कुछ तो चल रहा है। तो दादी जी ने फूल लेते ही मुझसे पूछ लिया, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "नहीं दादी ठीक है, कुछ नहीं।" तो अभी बड़ों को थोड़ी ऐसे सडनली कोई बात बताई जाती है और मैं खुद ही कन्फ्यूज़ था, क्या बताऊँगा? और दादी जी ने वो चीज़ सुन कर के ठीक है, ऐसे बोल के दादी जी क्लास में चले गए और संधि पे बैठ के मुरली सुनाई। फिर मुरली के बाद भी दादी जी को वो चीज़ याद रही कि और दादी जी ने आकर के भी देखा कि ये थोड़ा सैड है। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था एक्स्ट्राऑर्डिनरी बस जो नज़दीक के लोग हैं वही इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इस तरह की बात थी। मैं तो इस चीज़ के लिए मतलब वंडर खाता हूँ कि कितना दादी हम लोगों की केयर करती थी। और हम तो कोई इतने बड़े भी नहीं थे, छोटे ही थे, नए-नए थे, सेवाधारी थे। अभी कोई ऐसे पुराने मधुबन वालों की केयर करते हुए दादी को तो हम देखते ही थे। पर हमारे प्रति भी दादी जी इतने मतलब अपने मन में भावनाएँ रखते हैं या एक केयर की बात मन में रहती है, तो ये हमें पता नहीं था। परंतु जैसे आपने देखा होगा स्टेज के पीछे केबिन बने होते हैं, एक तरफ साउंड केबिन, एक तरफ इलेक्ट्रिक केबिन। तो ओम शांति भवन में दादी जी मुरली सुना के जैसे संदली से उठ के स्टेज के पीछे आए, तो मैं इलेक्ट्रिक केबिन में बैठा हुआ था, हम वहीं बैठते थे मुरली सुनने के लिए। वैसे तो दादी जी को लेने के लिए स्टेज पे जाना होता है, पर वो मैं अपने धुन में था, तो मुझे याद नहीं रहा कि स्टेज पे जाना है, योग करने के बाद वहीं बैठा रहा। उसके बाद दादी जी मेरे पास आके खड़े हो गए, केबिन के अंदर आई दादी जी और मेरे पास आके खड़े हुए। और मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझसे कहा, "अब बताओ, क्या बात है?" मैं थोड़ा-सा शॉक हो गया, एकदम थोड़ा-सा चकित हो गया। पर ऐसे लग रहा था कि मेरी बात कौन-सी बड़ी बात है ना, क्योंकि मैं ही अपनी बात को क्लियर समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्यों सैड हूँ। इतना तो कोई ऐसी डेलिबरेटली कोई चीज़ होती नहीं ना, एकदम मन की बस मन में है। तो दादी जी ने ही मुझे थोड़ा-सा पूछा, बोले, "मैं दादी भी जानती है कि सब ठीक है, परंतु क्या सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हो आप?" तो बहुत प्यार से, बहुत एकदम जैसे कोई माँ पूछती है ना अपने बच्चे को समझ के, ऐसे मुझे दादी जी ने पूछा। तो उम, अब जैसे पास में आके दादी खड़ी थी, सिर पे हाथ रखा तो मैं तुरंत खड़ा भी हो गया। पर दादी जी ने मुझे कहा, "बैठो, बैठो, आराम से बैठो।" और मुझे बिठाया, दादी जी मेरे पास में खड़े थे। तो वो भी ऑड लग रहा था मुझे। तो दादी जी ने मेरे कंधे पे ऐसे सिर के ऊपर से ऐसे हाथ फेरना, वो फेर ही रही थी लगातार दादी जी। कहती थी, "बताओ दादी, क्या बात है?" फिर मैंने कहा फिर वो एकदम इमर्ज हो गई, जैसे बात है ना और मेरे मुख तक आ गई और मैंने दादी जी को कहा कि दादी अभी 2-3 दिन से इतने अनुभव सुन रहे हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन के और हम लोग मैं खास करके मैं हमारा कितना खराब भाग्य है। क्या हम लोगों ने कोई पाप किया है? या हम लोगों का कुछ ड्रामा में ऐसा क्यों पार्ट है कि सबसे बड़ी चीज़ संगम युग पे ब्रह्मा बाबा जो मतलब स्वयं ब्रह्मा है, सृष्टि का रचयिता है और हम लोगों का अलौकिक बाप है, एक माता-पिता ही है और शिव बाबा के रथ है और हमने उनको नहीं देख पाए। तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन का क्या महत्व रहा? हमारे इस इस विश ये विश तो हमारी कभी पूरी हो ही नहीं सकती ना। तो इस तरह से मेरे मुँह से 2-4 लाइनें निकल गई। मैंने और दादी जी तुरंत समझ गई कि इसको ये जो अनुभव सुन रहा है 2-3 दिन से सबके और इसलिए इसके मन में ये चीज़ आ गई कि मैंने बाबा को नहीं देखा। ये मेरा बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है, एक क्या कहेंगे जो भी है इसके मन में वो चीज़ की गिल्ट भर गई है।
अभी दादी जी ने मुझे तुरंत फिर अपनी तरफ से मुझे आश्वासन देते हुए कहा कि देखो, अब दादी जी तुमको इस तरह से तो कह नहीं सकती कि दादी तुमको ये नहीं कह सकती कि तुम्हारी ये विश पूरी होगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। ये आप भी जानते हो और ये ड्रामा की भावी है। अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो चुके हैं, मम्मा भी चले गए हैं, तो वो आपको मिलेंगे तो नहीं साकार रूप में, परंतु हाँ, अभी इस घड़ी एक जैसे दादी ने कहा, दादी को बाबा इस बात को टच कर रहे हैं। मैं भी नहीं जानती कि ये कैसे होगा, परंतु मैं तुमको जो बाबा की मुझे टचिंग मिल रही है, मैं आपको कहती हूँ कि आपकी ये जो बात है, आपके मन की ये बात है, ये बाबा खत्म कर देंगे। आपके मन से इस चीज़ की गिल्ट चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आपने मम्मा-पापा को देखा नहीं। आपको उनको देखने का सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। अभी कुछ ऐसे ही 2-4 लाइनें दादी जी ने कही। वो बातें तो मैं भूल भी गया और मुझे उस बातों का कोई मतलब भी समझ में नहीं आया। मैं मतलब बस वो मोमेंट याद रह गई कि हाँ, दादी जी ने मुझे इतनी केयर किया, मेरे पास आके मुझे इतना मेरी दिल की हाल पूछा और मुझे एक सांत्वना दी। परंतु या मुझे याद है जब दादी जी अव्यक्त हुए 2007 में, अब ये उसके कई वर्षों के बाद की बात है समझो। ये ये जो बात होगी 2001 या 2 की होगी और 2007 में दादी जी ने शरीर छोड़ा। तो या शायद उसके भी पहले की हो, मुझे याद नहीं। तो दादी जी ने जब शरीर छोड़ा और उसके बाद जब हम अब मधुबन में मैं कहीं भी जाता था, चाहे ओम शांति भवन में आऊँ, चाहे स्टेज पे जाऊँ, चाहे बाहर की सीढ़ियों पे, चाहे आँगन में जाए, हर जगह पर जैसे दादी जी की यादें हमारे मन में भरी हुई थी और न चाहते हुए भी वो सारी बातें इमर्ज होती थी और अचानक एक दिन उसी 1-2 दिनों में जब दादी जी अव्यक्त हुए, मैं योग में बैठा था या कहीं बैठा हुआ था साइलेंस में और मुझे वो बात याद आ गई दादी की और वो बात इस तरह से इमर्ज हुई और मैंने सोचा कि क्या मतलब होगा उस बात का? क्योंकि कई बार मुझे याद आती थी वो बात। उस दिन जैसे कि अर्थ सहित वो बात बुद्धि में आ गई और वो इस तरह से थी कि दादी प्रकाश मणि जी जो इतने वर्षों तक हमारे साथ में थे, मैंने 11 साल उनसे पालना ली। तो दादी जी, मम्मा और ब्रह्मा बाबा दोनों की जैसे एक कॉम्बो थी। एक दोनों की विशेषताओं से भरपूर थी। ब्रह्मा बाबा की लाडली तो थी ही दादी। बहुत ज़्यादा प्यार बाबा को दादी से था, विशेष था। सब दादियों से था, पर विशेषताओं के कारण दादी जी से थोड़ा विशेष था। दादी जी ने भी कई बार बताया कि जब दादी मुंबई में रहती थी, तो बाबा का रेगुलर, वीकली नहीं, रेगुलर बाबा का पत्र आता था और दादी जी को भी बाबा को रिटर्न में उसका रिप्लाई लिखना होता था। और बाकी सब बच्चों को तो ऑब्वियस है कि बाबा रेगुलर पत्र तो नहीं लिखते होंगे, है ना? वीकली या जैसे ट्वाइस इन अ वीक तो ऐसे चलता होगा। पर दादी जी को रेगुलर इसलिए इस इन कई ऐसी बातें हैं जिससे पता पड़ता है कि दादी बाबा के लिए बहुत विशेष थे। और मम्मा की तो बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी ही, मम्मा की विशेष सखी थी दादी और मम्मा को दादी जी भी बहुत मानते थे। हमने दादी जी के साथ में रहे तब भी देखा। मैंने तो एक बारी की बात है लास्ट लास्ट में जब दादी जी काफ़ी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा समय था 2006 में समझ लो। तो जैसे मम्मा डे आने वाला है, तो दादी जी को मम्मा के लिए इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड होता था। जैसे दादी दिन के समय मान लो रेस्ट कर रहे हैं, तो दादी स्लीप में हैं, सोए हुए हैं, पर कई बार दादी के मुख से कोई-कोई शब्द निकलते थे। हम वहाँ होते थे, दादी का वॉच रखते थे, तबीयत ऐसी होती थी इसलिए। तो दादी सोई हुई थी, मैं वहाँ बैठ के मुरली पढ़ रहा था और दादी जी रेस्ट कर रहे थे, पर दादी जी नींद में थोड़ा ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो बोल बोल भी क्या रहे थे कि मम्मा का दिन आ रहा है। मम्मा
ऐसे मतलब मम्मा की विशेषताओं का वर्णन कर रही थी और कह रही थी कि इसको बुलाओ, मोहिनी बहन को बुलाओ, आतम भाई को बुलाओ, मेरे को प्रोग्राम देना है, मम्मा के दिन के 56 भोग बनाने हैं। तो मतलब इतना इनके अंदर रिस्पेक्ट, रिगार्ड उनके लिए ऐसे हमने देखा है दादी के अंदर। तो मैं यही कह रहा था कि दादी के अंदर ही मैंने मम्मा और बाबा को देखा और ये दादी जी का जो उस समय मुझे सांत्वना दी थी, एक दादी जी ने मुझे आथत दी थी कि नहीं तुम्हारी ये बात एक दिन बाबा और सचमुच मेरे मन में आज वो बात बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने ब्रह्मा बाबा और मम्मा को नहीं देखा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा की जितनी भी विशेषताएँ हम सुनते हैं बड़ों से या जो हम जानते हैं हिस्ट्री में पढ़ने के हिसाब से भी, तो मैंने दादी जी में वो चीज़ें प्रैक्टिकल देखी है और ऐसे स्वरूप देखने से ही मेन बात तो वही होती है ना कि साकार में स्वरूप देखना और वो हमने दादी जी में देख लिया। इसलिए कहीं न कहीं वो बात मेरे मन से बिल्कुल गायब हो गई। दादी जी जाने के बाद ये चीज़ समझ में आई। तो ऐसे कई बहुत सारे अनुभव हैं जो दादी जी के साथ के मैं एक और एक अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं सुनाएँगे तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएँगी, परंतु फिर भी और एक बात सुनाता हूँ। एक बार की बात है उम पांडव भवन में ही दादी जी के ऑफिस में दादी जी शाम के समय बैठे थे और हमेशा ईशु दादी भी दादी जी से पहले आके बैठते थे, परंतु उस दिन ईशु दादी आए नहीं थे, शायद किसी कारण लेट हो गए और दादी जी चाय और थोड़ा-सा स्नैक्स, मुरमुरा थोड़ा-सा लेती थी चाय के साथ में, वो पी रही थी और मैं वहीं खड़ा होके दादी जी को सर्व कर रहा था। अब दादी जी ओहो! लाइट चली गई। चलो आवाज़ तो आ रहा होगा, मैं बोलना कंटिन्यू रखता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो दादी जी चाय पी रहे थे और उम, दादी जी कुछ सोच भी रहे थे और मुझे कहा जैसे चाय पूरी हुई मैंने थोड़ा वाइंड अप कर लिया वहाँ टेबल से सब कुछ और दादी जी ने मुझे कहा कि दादी जी मुझे छोटू कह के बुलाते थे। मुझे कहा, "ए छोटू" उम, जैसे ही दादी जी ने थोड़ा ऐसे कहा, तो मुझे लगा कि शायद मेरे से कुछ गलती हो गई। क्योंकि जनरली दादी बिना किसी रीज़न से या फिर हम कुछ पूछे उसके बाद ही दादी जी रिप्लाई देते थे। ऐसे सामने से बहुत कम ही होता था जो दादी जी कुछ कहें, क्योंकि वो ऑफ़िस में ना कारोबार की जगह होती थी। तो दादी जी ने मुझे कहा, "ए छोटू, इधर आओ।" तो मेरे मन में थोड़ी धड़कन बढ़ गई। मैंने कहा ज़रूर कुछ मिस्टेक हो गई है और दादी जी अभी बताएँगे क्या हुआ है। तो मुझे कहा अच्छा इधर आओ, यहाँ बैठो। जैसे वो पैर रखने का मूढ़ा होता है ना दादी जी के सामने, तो ऐसे दूसरा एक थोड़ा ऊँचा मूढ़ा था। तो मुझे इशारा करके उसके ऊपर बिठाया अपने बिल्कुल पास और कहा तुमको दादी जी, दादी एक बात पूछती है तुमको। दादी अपने आप को कभी मैं नहीं कहती थी। क्योंकि हम सबकी दादी है ना, तो दादी भी खुद को कहती उसके मन में भी एक भाव आता था कि जैसे मैं मेरा मैं करके कोई अस्तित्व नहीं है। बाबा ने दादी बनाया, सारे विश्व की दादी, सबकी दादी। एक बहुत ऊँचा भाव इसको जितना एक्सप्लेन करें कम ही है। तो दादी ऐसे खुद के लिए भी कहती थी, दादी ये पूछती है, दादी ये कहती है, दादी ये जानना चाहती है। तो ऐसे दादी जी ने मुझे कहा कि दादी तुमको एक बात पूछती है। मैंने कहा, "जी दादी।" दादी ने कहा, "अच्छा ये बताओ कि तुम नष्टोमोहा कितने बने हो?" अभी मैं 1 सेकंड के लिए तो बिल्कुल स्टक हो गया, चुप हो गया। मैंने कहा अभी चाय पी रहे थे और यहाँ कोई ऐसी दूसरी बात भी नहीं हुई और क्यों दादी जी मुझे नष्टोमोहा वाली बात पूछ रही होंगी? मेरा कहाँ मोह आ गया होगा? मैं इस तरह से सोचने में लग गया। फिर दादी जी ने मुझे ऐसे उँगली पिंच किया मेरे शोल्डर पे। उँगली पिंच करके कहती है, "ए बताओ, बताओ कितना नष्टमोहा हो गए हो?" अब मैं अब तो मुझे आंसर देना ही था। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे अ, हमारी दादी हमारे मैं नागपुर से बिलॉन्ग करता हूँ ना महाराष्ट्र से, तो वहाँ पर पुष्पा दीदी थे हमारे और वो भी शरीर छोड़ दिए 2-3 साल पहले।
तो पुष्पा दीदी का अनुभव मुझे याद आया। वो भी सिंध से ही आए थे, उधर पाकिस्तान से। जब पार्टीशन के पहले उनका बर्थ उधर का ही है। और वो और उनकी सिस्टर। तो उनका एक अनुभव वो हमेशा सुनाते थे, जो अनुभव क्लास में जितने लोग सुनते थे ना, उनकी आँखों से आँसू निकल आते थे। इतना ज़बरदस्त उनका अनुभव होता था। तो वो अनुभव में एक सार में बात ये थी कि उनके माँ-बाप, उनके लौकिक माता-पिता, उनको उस समय आप जानते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी मार-काट हुई। तो उस समय हमारे दीदी जी के लौकिक माता-पिता को वो 3-4 साल की आयु में थी उनकी बहन और वो, और उनके आँखों के सामने उनके माता-पिता को तलवार से काट दिया गया। इतना मतलब भयानक वो दृश्य था, और दीदी हमेशा उस चीज़ को अनुभव में वर्णन करती थी, और वो भी हम लोगों के मन में भी छप जाता था वो चीज़ कि बाप रे! कितनी खतरनाक चीज़ है। और मेरे माइंड में यही था कि मोह, जैसे अटैचमेंट, ये जब बात आती है, तो किसी भी व्यक्ति की अटैचमेंट या मोह किसमें होता है? उसके पेरेंट्स में, उसके माता-पिता में। क्योंकि माता-पिता से ही व्यक्ति का, चाहे माता-पिता का बच्चों में, बच्चों का माता-पिता में एक लगाव होता है। तो बस एक एक सेकंड में मुझे वो चीज़ याद आ गई, मेरे माइंड में इमर्ज हो गई। मैंने तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, और मैंने दादी जी को वो चीज़ सोचते हुए आंसर किया कि मैंने कहा, दादी जी, मैं बन गया हूँ नष्टमोहा, और मैं इतना नष्टमोहा बन गया हूँ कि अगर मेरे लौकिक माता-पिता की मेरी आँखों के सामने अगर मृत्यु हो जाती है, तो मेरी आँख से आँसू नहीं टपकेगा। अरे बाप रे! जब मैंने ऐसी बात कही ना, तो दादी जी एकदम हैरान हो गई। दादी जी ने इतनी बड़ी-बड़ी आँखें की, ए ऐसे-ऐसे कह के मुझे कहा, बोले, "क्या बोलता है तू?" दादी ने ऐसे थोड़ी पूछा था, "तू तो बाप रे! बड़ी-बड़ी बातें करने लग गया।" मैंने कहा, "दादी, मुझे क्या पता आप क्या कैसे पूछ रहे हो? आपने पूछा तो मैंने बोल दिया कि मैं अपने आप को नष्टोमुहा के रूप में देख रहा हूँ।" तो दादी जी ने इतना मुझे प्यार से हग किया, और मैं ऐसे सामने ही था ना दादी के, तो दादी जी ने इतना सर पे हाथ घुमाया, पीठ पे हाथ घुमाया, और थोड़ा आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर सिंधी लोग जब प्यार करते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे गाल पे भी थोड़ा मारते हैं और थोड़ा पीठ पे भी मारते हैं। प्यार बहुत आ जाता है ना, तो बहुत मतलब दादी ने बहुत प्यार किया मुझे। वाह! 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 ऐसे करके मुझे शाबाशी दी, और कहा, पास हो गया, पास हो गया। वाह! शाबाश! ऐसे करके। अब वो बात तो वहाँ खत्म हो गई, परंतु मेरे मेरे माइंड में वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से उतर गई, और तब तक मैंने अपने आप को देखा, आज मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि वो शुरू-शुरू का समय था। मुझे मधुबन में शुरू में समझो 4-5 साल ही हुए होंगे, या उससे भी कम, जो भी है। तो मैं मधुबन में आने के बाद लगभग 7 साल तक, 7 या 8 साल तक अपने लौकिक घर नहीं गया था। यहाँ आया और यहीं रह गया। आया, और फिर जैसे जनरली मधुबन निवासी अल्टरनेट ईयर या एवरी ईयर कई कुछ लोग तो अपने लौकिक घर जाते ही है, लौकिक वालों से मिलने के लिए। पर बिगिनिंग में मैं भी 3-4 साल में तो जाता ही हूँ, 2 साल, 3 साल, डिपेंड। परंतु शुरू में मैं 8 साल नहीं गया, और उसके कारण कहीं न कहीं एक नहीं, एकदम से माँ-बाप से दूर हो गए, तो थोड़ी लगन लग जाती है कि क्या हो रहा होगा, माताजी से नहीं मिला, पिताजी से नहीं मिला, तो इस तरह से एक थोड़ी रग जाती है ना अंदर से। तो शायद वो चीज़ ड्रामा अनुसार समझो, दादी ने वो चीज़ तो क्या देखी होंगी मुझे नहीं पता, परंतु दादी का वो पूछना, और मेरे मन में जो थोड़ा बहुत भी अटैचमेंट, जो एक अट्रैक्शन की लाइन जुड़ी हुई थी मेरे लौकिक घर से, वो चीज़ एक तरह से टूट गई। उस दिन जो कुछ थोड़ा बहुत भी नष्ट मोह था मेरे अंदर समझो, तो वो उस दिन खत्म हो गया। तो उस वो दिन एक्चुअली मैं ये कहूँ, मेरे लिए जैसे दादी जी का वरदान हो गया, नष्ट मोहा भव। मैं उस दिन नष्टमोहा हो गया दादी जी के वरदान से। और परंतु हाँ, उसके एक दूसरा पहलू, मैं हमको ये चीज़ तो
ठीक है, लौकिक से मोह टूट गया, परंतु ये नहीं पता पड़ा कि अलौकिक में भी मोह फँस सकता है, मतलब अच्छी तरह जा सकता है। और दादी जी के अंदर हमारा वही मोह शिफ्ट हो गया। जो माता-पिता में था, वो दादी जी के अंदर था, वो चला गया। और जब दादी जी अव्यक्त हुए, तो बहुत ज़्यादा, मतलब उस चीज़ का, मतलब क्या कहेंगे, उस स्थिति का तो वो मैं वर्णन नहीं कर सकता कि कितना हम लोगों को, क्या कहेंगे, वैराग्य जैसी स्थिति हो गई थी। एक पल के लिए तो मेरे मन में ऐसे थॉट्स भी आ गए थे कि जब हम लोग दादी जी के बिना संगम युग को इमेजिन नहीं कर सकते। मेरी तो कम कम से कम ऐसी स्टेज थी। और ऐसे लग रहा था जब तक संगम युग है, दादी जी भी है, और दादी जी के साथ ही संगम का मज़ा है। दादी जी के बिना संगम युग नहीं है। और एक पल में मन में ये भी ख्याल आया था कि जब तेरी दादी ही नहीं रही, तो तुम आत्मा इस शरीर में बैठ के इस संगम युग पे क्या कर रहे हो? तुम भी जाओ, तुम भी उड़ो, क्या करना है यहाँ पर बैठ के? इतना तक के ख्याल आ गए थे। परंतु समय, ड्रामा बड़ा बलवान होता है, और बाबा सबसे बड़ा जादूगर है। बाबा ने उस समय मैसेज भेजे बहुत पावरफुल। अ, दादी जी स्वयं भी गुलजार दादी के तन में आए, और दादी जी के द्वारा भी बाबा ने ऐसी-ऐसी बातें हम सबको कहलवाई कि बस फुल स्टॉप लगवा दिया हमारे मन के अंदर, और एक नई साइकिल स्टार्ट करने के लिए हमको इंस्पायर कर दिया। वो चीज़ खत्म हो गई, और फिर आगे जीवन चलती गई। ऐसे तो मेरे को एक और अनुभव सुनाना था, जो शायद आपको बहुत अच्छा रोमांचकारी लगता, पर 11:15 हो गए हैं। तो क्या करूँ जिग्नेश भाई? नहीं, नहीं सुना दीजिए, आप इतना बोल रहे हो तो हमको तो वो हो जाता है, टेम्पटेशन हो जाता है। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, 5-10 हाँ, मिनट तो चलता है। तो एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कई कई लोग पसंद भी करते हैं मेरा ये सुनाना। शुरू-शुरू का ही है, जब शांतिवन नया-नया बना था, और पहला दूसरा साल ही होगा। डायमंड हॉल का सीन मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे दादी जी और स्वयं अव्यक्त बाप-दादा के साथ का अनुभव है ये। आप लोगों, जो पुराने हैं, वो जानते होंगे कि जब डायमंड हॉल बना था, तो शायद दूसरे-तीसरे वर्ष में ही, 2000 या 2001 में, या 99 में, याद नहीं मुझे पक्का, बाबा ने पूरे डायमंड हॉल में चक्कर लगा करके पैदल पूरा घूम के सबको दृष्टि दी थी, एक सीज़न पूरा। और वो चीज़ की शुरुआत हुई थी उसके पहले साल लास्ट टर्न में, क्योंकि हमेशा लास्ट टर्न ही बहुत बड़ा होता है। और डायमंड हॉल बनने के बाद क्या था, उस समय जो भी बाबा के बच्चे थे, वो सभी पांडव भवन में, ओम शांति भवन में बाबा से मिलने के अभ्यासी थे। ओम शांति भवन एक बड़ा हॉल है, परंतु फिर भी यहाँ का सेटअप होमली है। स्टेज पे बाबा बैठते हैं, तो लास्ट तक भी बाबा की दृष्टि पहुँचती है। पता पड़ता है कि बाबा कहाँ देख रहे हैं। दृष्टि का अनुभव हर कोई कर लेता था, परंतु डायमंड हॉल में ऐसे नहीं है। डायमंड हॉल का स्टेज भी अपने आप में बहुत बड़ा है। बाबा कहाँ देख रहे हैं, अगर टीवी पे ना देखो तो पता नहीं पड़ता है। और डायरेक्ट दृष्टि लेने वाली बात तो जैसे रहती नहीं है। और शुरू में इतने बड़े-बड़े टीवी नहीं थे डायमंड हॉल में, प्रोजेक्टर लगाते थे, और प्रोजेक्टर में वो फ़ील नहीं आता था। तो लोगों के मन में ये बात थी, किसी ने कभी कही नहीं, पर लोगों के मन में थी कि डायमंड हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, बाबा कितने दूर बैठे हैं, बाबा की तो दृष्टि भी नहीं मिलती है, पता नहीं बाबा कहाँ देख रहे हैं, मुझे कब देखा बाबा ने, देखा भी नहीं देखा। ऐसे, तो बड़ी दादी हमारी ऐसी थी कि मैं आपको बताऊँ, उनके उस आत्मा में विशेषता थी। बैठते दादी जी स्टेज पर थे, परंतु सभा में बैठे हुए लोगों के मन में क्या चल रहा है, जैसे दादी जी कैच कर लेती थी। दादी को ये चीज़ समझ में आ जाती थी। तो ये ऐसी बात थी, जो हॉल में बैठे हुए लोग थे, उनको ये चीज़ ऐसे आती है। तो दादी जी ने हमको, जैसे बाबा आने वाले हैं, और दादी जी सामने जाके बैठने वाली हैं, गुलजार दादी, जानकी दादी सब साथ में थे। तो हम हॉल सँभालते थे, इसलिए दादी जी ने, हमारे एक इंचार्ज भाई थे और मैं था। तो हम दोनों को साइड में बुला के दादी ने कहा कि देखो, आज बाबा को दादी मुरली के बाद पूछेगी। अभी पूछा नहीं है, बाबा के हाँ-ना पर डिपेंड है कि मैं चाहती हूँ कि बाबा हॉल में सबके पास जाके सबको दृष्टि दें, पीछे तक जाके। तो अगर बाबा हाँ कहेंगे,
तो आप लोगों का चैलेंज ये रहेगा कि आपको बाबा के लिए पाथ बनाना है, रास्ता बनाना है लोगों के बीच में से। तो दादी जी ने हमको ये बता कर के दादी जी चले गए और फिर गुलज़ार दादी बैठे और बाबा की पधरामणी हुई। और जैसे दादी जी ने कहा था मुरली होने के बाद जैसे ही दादी जी स्टेज पे आए, बाबा से मिले, दृष्टि ली, हैंडशेक किया और उसके बाद बाबा को दादी ने पहले ही पूछ लिया कि बाबा दादी का एक संकल्प है। तो बाबा ने कहा, "हाँ, बताओ बच्ची।" तो बाबा को कहा दादी ने कि बाबा सबके मन में एक संकल्प है कि बाबा यहाँ पर बड़ा दूर-दूर बैठते हैं और हमें बाबा की दृष्टि नहीं मिलती है। तो दादी का ये विचार है कि बाबा आप सभा में चले। अब यहाँ लाइन तो हम लगा नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं, हज़ारें लोग हैं, तो आप सभा में चले, हम 15-20 मिनट, आधा घंटा एक राउंड ऐसा लेके लगा के आते हैं, इधर से जाएँगे, इधर से आएँगे और सबको दृष्टि मिल जाएगी बाबा। क्या आपका विचार है? आप चलेंगे? तो बाबा भी बहुत खुश हो गए दादी की बात सुन के। बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे क्यों नहीं? ज़रूर बाबा सब बच्चों के पास जाएँगे, सबको दृष्टि देंगे। तो जैसे ही बाबा ने हाँ कहा, दादी ने हमको बुलाया। मतलब इशारा हम थे वहाँ ही थे, बैक साइड में रहते हैं स्टेज पे। तो दादी ने कहा कि यस हो गई है, आप शुरू करो अपना रास्ता बनाने का काम। तो हम लोग गए हॉल में फील्ड पे और बनाया सब कुछ, सब रेडी हो गया और फटाफट दादी जी को आके इशारा भी किया और दादी जी ने कहा कि बाबा चले और बाबा को हाथ पकड़ के दादी जी ने संदली से उठाया। अब हमारा सेवा, हमारी ड्यूटी इस तरह से होती है ना कि बड़ों की केयर करना, दादियों की केयर करना, उनको लुक आफ्टर करना कि कोई उनकी नीड, क्योंकि बुजुर्ग तो थे ही और बहुत नाजुक-नाजुक हमारी दादियाँ और हमारे लिए बहुत जान से प्यारी, तो बहुत प्यार से हम दादियों की केयर करते थे। तो बाबा खड़े हो गए, दादी जी का हाथ पकड़ के डायमंड हॉल के स्टेज से, अभी सीढ़ी बीच वाली उतरने ही वाले हैं, तो उसी सेकंड में मैं दादी जी के पास गया। बड़ी दादी जी बाबा का हाथ होल्ड करके वहाँ खड़े थे और मैंने दादी जी को कहा कि दादी, बाबा पीछे तक चल के जाएँगे तो काफ़ी दूर भी है और लंबा भी चलना है, डायमंड हॉल के बैक साइड मतलब पीछे तक जाएँगे, तो बाबा चप्पल पहनेंगे? अभी ये ख़्याल हमको ही आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता है। तो मेरे मन में वो आया और मैंने तुरंत बड़ी दादी, क्योंकि बाबा को तो हम बोल नहीं सकते, तो दादी को कहा जो भी बात है दादी को कह सकते हैं। तो दादी ने जैसे ही ये बात सुनी, दादी मेरे तरफ थोड़ा ज़ूम करके देखने लग गई कि दादी भी सोचने लग गई कि ये बात तो ठीक कह रहा है, परंतु बाबा क्या रिएक्ट करेंगे ये दादी नहीं जानती है। तो दादी ने सोचा कि मैं बाबा को पूछूं तो शायद दादी को ये रिस्क लेना सही नहीं लगा। तो दादी मुझे तुरंत कहती है, अच्छा तो तुम पूछो बाबा को।" दादी जी ने मुझे ही कहा कि तुम अभी बाबा को पूछ लो, चप्पल पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। तो अब मेरे लिए और मुसीबत बढ़ गई थोड़ी-सी। अभी बाबा को इस तरह से पूछना और पता नहीं बाबा क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे। अम, बड़ा छोटी-सी बात थी, पूछना भी बड़ा विचित्र, उसके कारण ज़्यादा विचित्रता लग रही थी। फिर भी मैं दूसरी साइड से गया, बाबा को बड़ा ही नीचे झुक के और बाबा को कहा कि बाबा तो खड़े थे। मैंने कहा, "बाबा, गुलज़ार दादी की चप्पल लाऊँ? आपको पीछे तक जाना है, पहनेंगे?" तो बाबा ने मुझे बहुत लंबी दृष्टि दी, इतनी ल बहुत अच्छी स्माइल की बाबा ने मुझे और लंबी स्माइल के बाद में ऐसे हल्के से इशारा कर दिया, खाली सिर हिला के कि नहीं चाहिए चप्पल। अभी ठीक है, मेरे लिए वो बात वहाँ खत्म हो गई कि बाबा ने ना कह दिया चप्पल के लिए। परंतु बाबा और दादी निकल गए हॉल में सबको दृष्टि दे के, फिर रिटर्न भी आ गए और हम अपने काम में लग गए। भोग फल वगैरह काटना और भी कुछ काम होते हैं, प्रिपरेशन में सब लग गए और बाबा पूरा राउंड लगा के जब रिटर्न आए, संदली पे बैठते ही बाबा ने इशारा किया दादी को कि बाबा कुछ बोलना चाहते हैं, बाबा को माइक दो। और माइक वाले ने माइक दिया और बाबा ने, आप अभी भी वो मुरली देखेंगे तो उसमें है लिखा हुआ।
वो सबकी देखो द्वापर युग से लेके आप सभी बच्चों ने बाबा के मंदिरों के चक्कर लगाए, तीर्थ यात्राएँ की, इतना दर-दर भटके और नंगे पैर। तो ये चीज़ बाबा ने इस तरह से एक्सप्लेन की और फिर बाबा ने उस चीज़ को पूरा बढ़िया बता के लंबी-चौड़ी बात और फिर बाबा ने कहा कि अब बाबा आप लोगों को उस चीज़ का जो आपने जो इतना भक्ति मार्ग में किया, उसका रिटर्न बाबा आपको दे रहे हैं और बाबा भी बच्चों का चक्र लगा रहे हैं बिना नंगे पैर। अरे! जैसे बाबा वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे ना, अभी मैं तो बिज़ी था अपने काम में और स्टेज के पीछे ज़्यादा सुनाई नहीं देता है कि मुरली के बाद बाबा क्या पर्सनल चिट-चैट बातचीत चलती है। तो बड़ी दादी जैसे बाबा के पास बैठी थी, वो पीछे मुड़ के मुझे ढूँढने लग गए। और हमारा तो ध्यान रहता ही है, कुछ नीड हो, कुछ फटाफट हम लोग रेडी रहे, कुछ चाहिए तो दादी जी की तरफ मेरी जैसे आई साइट मैच हो गई, तो दादी जी मुझे कहने इशारा करने लग गई कि ये सुन ले, ये सब तुम्हारी बात का उत्तर है। जो तुम आके चप्पल का पूछ रहा था, मतलब कहने का भाव ये था कि ये उसका इतनी कहानी हो रही है, ये राम कहानी। अगर शायद नहीं पूछते, तो बाबा इतना एक्सप्लेन नहीं करते। तो उस दिन वो चीज़ फिर मुझे इतना मतलब इंटॉक्सिकेटेड कर गई, इतना नशा आज भी मैं उस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि देखो पहले हमें तो ऐसे लगता था कि बाबा बाबा तो बहुत न्यारे-प्यारे और बाबा से बात करने का मौका कई बार मिला। कोई छोटी-मोटी बातें क्योंकि हमारी ड्यूटी भी वहाँ होती थी, परंतु फिर भी बाबा बहुत न्यारे, बहुत ही न्यारे। पर ऐसा लगता था भई बाबा बड़ी दादियों को ही जानते हैं और बड़ी दादियों की बातों का ही प्रॉपर आंसर करते हैं। हमें कहाँ बाबा जवाब देंगे या हमारी बात का कहाँ बाबा को कुछ उस तरह से मतलब हमारी बात तो आई गई बात है ना? तो उस दिन मुझे लगा कि देखो इतनी छोटी-सी बात मैंने बाबा को पूछी और बाबा ने उसको इतना मतलब क्या उसको ग्लोरीफाई करके जैसे प्रेज़ेंट किया कि कितनी बड़ी वो बात है, इस तरह से। और मुझे भी बहुत नशा चढ़ गया कि देखो बाबा ने मैं तो यही मानता हूँ ना कि बाबा ने मुझे उस चीज़ का आंसर दिया, है ना? कि जो मैंने चप्पल की बात पूछी उसका आंसर बाबा ने मुझे दिया। लगभग आधे पैराग्राफ से भी लंबा एक्सप्लेनेशन है वो, उस मुरली के अंदर। तो काफ़ी टाइम भी हो गया है, ऐसे तो काफ़ी सारे अनुभव हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे हाँ, और भी शेयर करेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ हम पूछना तो ऐसे सोच चाहेंगे? रहे थे कि हर हाँ, हर बीच-बीच में ऐसे अनुभव शेयरिंग होता रहे तो अच्छा रहता है। अनुभव बहुत अच्छा लगता है। जैसे हाँ, आपके पास तो अनुभव बहुत है। हम इंस्पायर करते हैं, बराबर है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो वो बात याद आ गई, भगवान मतलब चुकतू तो करता है। हमने भी बिना चप्पलों के तो यात्राएँ की है, तो वो चुकतू करता है। वो बात आज पता चली। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे टाइम हो चुका है, तो हम लोग वैसे बाबा की याद से क्लोज़ करेंगे। बट मे बी हाँ, डेफ़िनिटली नेक्स्ट मंथ भी एक बार आपको फिर से इनवाइट करेंगे, ऐसे अनुभव आपके मधुबन के दादियों के साथ। हाँ, मधुबन में तो ऐसे मैं बताऊँ जितने भी पुराने भाई-बहनें हैं, हम तो इतने पुराने नहीं हैं। सबके ही किसी से भी सुनो, हर एक के पास अपना-अपना खज़ाना होगा। हाँ, जितना सुनो समझो कम है। बड़ों का तो हर कोई सुनते ही है और वो तो यूज़्ड टू है एक पर्टिकुलर तरीके से सुनाने के। ठीक है भाई जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुश हुए आपको देखकर, मधुबन को देखकर। 2 नेक्स्ट मिनट मेडिटेशन करके हाँ, वाइंड अप क्लोज़ करें। करते हैं। थैंक यू भाई जी, हाँ थैंक जी। यू सो मच। हाँ, कोई एक गीत लगा दो, हाँ। अच्छा होगा तो।